वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम जैब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल डी चैप्टर 20 विच इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, इसमें जो डेवलपमेंट्स है उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड 3 phases ऑफ डेवलपमेंट्स, बाकी हम आज देखेंगे। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब में 2024 एग्जाम, देन द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे वुड बी कि आपको कोई गाइड करे, बिकॉज द टाइम जो बचा हुआ है वो काफी कम है। सो वी हैव कम अप विद आवर मास्टर कोर्स, जहां पर आपको चारों के चारों सब्जेक्ट्स जो कंपोनेंट्स है जैब एग्जाम के, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यू आल्सो हैव द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, देन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड लाइव क्लासेस। ठीक है, सो एज टू अवेल दिस यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और साथ के साथ अभी अगर आप इसे अवेल कर रहे हो तो जैब 85 इस कोड को यूज करके आपको 85% का डिस्काउंट इस कोर्स पर मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो अवेल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कोर्सेज, जहां पर आप जो है लेट्स से आई एंड आईएफएस आपका क्लियर हो गया है, बाकी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज आपको चाहिए तो यू कैन अवेल दैट ऑल्सो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो प्लीज हरी अप। राइट, तो हम काफी सारे जो फेजेस है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दीज वी हैव डिस्कस। जैसे फर्स्ट फेज में हमने कहा था कि प्रायर टू 1947 फर्स्ट फेज था, फर्स्ट बैंक फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, नेशनलाइजेशन और डिफरेंट बैंक रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो डेवलपमेंट है वो 1947 से 1991 के बीच में हमने देखा था। 91 और 2010 के बीच जो डेवलपमेंट्स है उनको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, एलपीजी रिफॉर्म्स, नरसिम्हन कमेटी रिफॉर्म्स। एंड फेज 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2010 के बाद किस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है एंड इससे रिलेटेड रिफॉर्म्स इंडिया में क्या लिए जाते हैं। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक। पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 के बाद सबसे पहले चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या मेन रीजंस थे। सबसे पहले तो लाइसेंस राज इंडिया में चल रहा था, हाई ट्रेड टैरिफ्स थे, और 1991 ऐसा ईयर था जब पूरे दुनिया में जो कंट्रीज थे दे वर मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते थे एंड गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करना चाहते थे, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा चांसेस देना चाहते थे। तो इंडिया वाज इनवर्ड लुकिंग। दूसरी बात, देयर वाज लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केट्स की अगर हम बात करें, यूएसएसआर, एक्सटर्नल ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, जो यहाँ पर हम सिर्फ यूएसएसआर के साथ, जो कि आज का रशिया है, इसके साथ खाली हम ट्रेड करते थे मेनली। ओके, बाकी कंट्रीज के साथ ज्यादा ट्रेड नहीं करते थे। तो जैसे ही हमारा जो है यूएसएसआर कोलैप्स होता है 1991 में, इट कोलैप्सेस, तो उस समय यूएसएसआर के कोलैप्स के साथ ट्रेड जो हमारा है वो भी कम हो गया। तो इंडिया के अंदर जो फॉरेन डॉलर्स आ रहे हैं उसकी बहुत ही कमी हो गई। एंड द अदर थिंग वाज द बीओपी क्राइसिस हुआ बिकॉज ऑफ लो एक्सपोर्ट्स एंड गल्फ वॉर। ठीक है, एक्सपोर्ट्स में जो अर्निंग हमें हो रहा है वो तो कम हो गया, इंपोर्ट में जो हमें खर्च करना पड़ रहा है, गल्फ वॉर यानी कि जो मिडिल ईस्ट है वहां पर वॉर हो गया था, और उसके वजह से जो ऑयल के प्राइसेस है, मोस्टली मिडिल ईस्ट से ऑयल आता है, तो ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो ये इंपोर्ट्स के प्राइसेस को बढ़ा देता है हमारे लिए। तो इस वजह से हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, मेनली डॉलर्स, कंप्लीटली खर्च हो जाते हैं एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 to 3 वीक्स का इंपोर्ट्स या ऑयल बाई करने से रिलेटेड हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स ओनली 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स बचा था। हमने फिर काफी सारे स्टेप्स लिए, डिवैल्यूएशन वगैरह आईएमएफ से, फिर आगे जाकर फाइनली हमने लोन लिया 3.9 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स का, एंड 67 टन गोल्ड जो इंडिया के पास था, स्पेसिफिकली आरबीआई के पास, ऑल ऑफ दैट वाज गिवन एज कोलेटरल। ठीक है, तो ये करने के बाद आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आईएमएफ ने कहा कि आपको भाई एलपीजी रिफॉर्म्स लाने होंगे, तभी बात बनेगी। ठीक है, ओनली देन वी विल गिव यू मनी। तो वी केम अप विद एलपीजी रिफॉर्म्स, और हमने नरसिम्हन जी, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो इनको कहा कि आपके नेतृत्व में हमें ये पता करना है कि आगे इस तरह की सिचुएशन इंडिया में ना हो, इससे रिलेटेड स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो इनको जो है 2 बार कमिटी बनाकर बैठाया गया, 1991 एंड 1998 में इन्होंने रिपोर्ट्स दिए। सो दीज वर द 2 नरसिम्हन कमिटीज, नरसिम्हन 1 जो है 91, नरसिम्हन कमिटी 2 1998। तो इनके रिकमेंडेशंस क्या थे वो हम देख लेते हैं फटाफट से, और उस पर हमारी गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम किया। तो सबसे पहले जो नरसिम्हन कमिटी 1 थी 1991 में, जिसे एस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ पर आप देखोगे काफी सारे रिफॉर्म्स को सजेस्ट किया गया था। वन ऑफ देम वाज अ 4 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा, प्रॉपर एसेट क्लासिफिकेशन एंड अकाउंट्स का फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, जो भी
फाइनेंशियल एंटिटीज हैं उन सभी के द्वारा आरबीआई और बाकी रेगुलेटर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बैंक रिलेटेड चीजें, बैंक एसेट क्लासिफिकेशन यानी कि एनपीएस वगैरह पता चलते रहना चाहिए। और बैंक्स का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उनको कम करने से रिलेटेड काम किया गया, जहां पर एसएलआर को रिड्यूस किया गया। एसएलआर को एक्चुअली 18 to 40% के बीच का लिमिट होता है, कहीं भी सेट कर सकती है गवर्नमेंट। बट रिकमेंड किया गया कि भाई कम रखो इसको, इतना सारा रिजर्व अगर मेंटेन करेंगे तो वो लोग बिजनेस कहाँ करेंगे। तो बैंक्स को एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है ये कैपिटल मेंटेन करना होता है। किस किस फॉर्म में मेंटेन करना होता है, इफ यू रिमेम्बर यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एसएलआर को किस किस फॉर्म में मेंटेन करना होता है, अगर आपको याद है आप मुझे बता सकते हो। 3 फॉर्म्स है। सबसे पहला तो कैश है, दूसरा तीसरा क्या है आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सीएआर को 8% तक लाया गया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज रिस्क वेटेड एसेट्स जो हमारे पास हैं, रिस्की एसेट्स जिन्हें कहा जाता है, उनके सामने कैपिटल मेंटेन करना। देन अबॉलिश किया गया ब्रांच लाइसेंसिंग। ब्रांच एस्टैब्लिश करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, बैंक्स को स्पेसिफिकली। डीरेगुलेट किया गया इंटरेस्ट रेट्स को, राइट। तो सेटिंग अप ऑफ आरबीआई का जो सुपरविजन रिलेटेड एक एंटिटी को सेटअप किया गया, एक बोर्ड को सेटअप किया गया। एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड को एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड जो है रिकमेंडेशन दिए गए ताकि एनपीएस को कम किया जा सके। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, आरबीआई के जो नॉर्म्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स लेकर आए। फुल डिस्क्लोजर अकाउंट्स का होना चाहिए। कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस जो है बढ़ना चाहिए। इस तरीके से ये जो अमेंडमेंट्स वगैरह किए गए बैंकिंग कंपनीज एक्ट को, और पब्लिक इश्यू लेस देन 51% जो है वो रिड्यूस किया जाने लगा। रिडक्शन इन कैपिटल रिक्वायरमेंट, जहां पर एसएलआर को 38.5% था उस समय, इसको धीरे धीरे कम करके 25% तक लाया गया। 15% जो है सीआरआर था उसे 4.1% तक लाया गया। सीएआर को 8% कर दिया गया और धीरे धीरे बैंक्स ने उसे अचीव भी कर लिया। नो अबॉलिश किया गया शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए न्यू ब्रांचेस अगर वो ओपन कर रहे हैं तो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। डीरेगुलेशन इंटरेस्ट रेट्स का किया गया। सुपरविजन से रिलेटेड बैंक फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन ऐसा एस्टैब्लिश किया गया। एडवाइजरी काउंसिल डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन आरबीआई के अंडर लाया गया। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को लाया गया। रिकवरी ऑफ डेट्स और इससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एक्ट्स थे 1993, इसको भी चेंजेस इसमें लाए गए। लोकल एरिया बैंक्स को 1966 में एस्टैब्लिश किया गया। ये एक न्यू काइंड ऑफ बैंक था जो कि कुछ कंटिग्यूअस एरियाज में एस्टैब्लिश किया जाता है, एंड इन एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है सारे बैंकिंग रिलेटेड फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। न्यू प्राइवेट बैंक्स को लाया गया, जहां पर एफआईआईस को अलाउ किया गया 20% एंड एनआरआईस को 40% का इन्वेस्टमेंट इन दीज न्यू प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, मूविंग ऑन। सेकंड जो कमिटी थी नरसिम्हन की, उसने क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए थे स्ट्रेंथन बैंक्स को स्ट्रेंथन करने से रिलेटेड, वो कन्वर्टिबिलिटी हैंडल कर पाए। हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीस आपके पास है तो उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना, इस तरीके से जो भी कन्वर्शन होता है उसको हैंडल कर पाए इन बोथ द अकाउंट्स। करंट अकाउंट जिसमें रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स आपके इंटरनेशनली होते हैं। कैपिटल अकाउंट जहां पर कैपिटल यानी कि एसेट से एंड लायबिलिटी क्रिएट करने वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बैंक्स को मर्ज कर दिया जाए। नैरो बैंकिंग, जहां पर वीक बैंक जो है बहुत ही रिस्की एसेट्स में अपने पैसे ना लगाएं। यूनिवर्सल बैंक, जहां पर बैंक्स जो भी बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज है पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करे, ऐसे बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया। दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक्स। एंड ऑल्सो डिफरेंशिएटेड बैंक से रिलेटेड रिकमेंडेशन भी इन्होंने ही दी थी। ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल रिक्वायरमेंट, जहां पर 9% कर दिया गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एंड बोर्ड्स ऑफ बैंक्स से रिलेटेड फ्रेमवर्क को रिव्यू करते रहना चाहिए, ये कहा गया। बैंकिंग लॉस को भी रिव्यू करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, ट्रेड में इफ यू सी इंपोर्ट्स वगैरह को डी लाइसेंस किया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज कम किया गया। एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सचेंज रेट को अनपेग किया गया, यानी कि पहले एक्सचेंज रेट आरबीआई डिसाइड करती थी। आरबीआई वुड डिसाइड की $1 के सामने कितने रुपीस होंगे। लेट्स से आरबीआई ने 40 कह दिया तो 40 होंगे, बट आज के डेट में कितना है 80, 83, 81 इस तरीके से। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, एफडीआई नॉर्म्स को रिलैक्स किया। डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में किया गया और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। ठीक है, फिजिकल रिफॉर्म्स किए गए। लाइसेंसिंग राज को अबॉलिश किया गया। कैपिटल मार्केट्स में आप देखोगे कि अगर आपने कोई शेयर बाय करा हुआ है तो उसकी डिलीवरी एंड आपके पेमेंट उन तक पहुंचने में एटलीस्ट 30 डेज लग जाते थे। इसे T+2 कर दिया गया, यानी कि 2 डेज में ये सारे ट्रांजैक्शन, टी इज द ट्रेडिंग डे, 2 डेज के अंदर अंदर सारे ट्रांजैक्शंस जो है सेटल हो जाए।
FIIs को 1992 में अलाउ कर दिया गया इंडिया में। देन काफी इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया, लाइक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस मनी मार्केट में, प्राइमरी डीलर्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, इन सभी को डीपन मार्केट को डीपन करने के लिए। दो स्टॉक एक्सचेंजेस, NSE ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इन्हें एस्टैब्लिश किया गया, एंड NSE का स्क्रीन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज को 1992 में लाया गया। ठीक है, यानी कि ये कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड यू डू नॉट हैव टू अप्रोच NSE जाकर आपको शेयर्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। टू डिपॉजिटरीज लाए गए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL। ठीक है, 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्रिसिल, ICRA, केयर को भी एस्टैब्लिश किया गया। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दीज थिंग्स। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। मे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और अदर रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन कमिटी 1? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 4 टायर हायरार्की इन बैंकिंग, SLR को रिड्यूस करना, 10% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नरसिम्हन के किसी भी कमिटी में इन्होंने 10% नहीं कहा, पहले कमिटी में 8%, सेकंड में 9% कहा था। ठीक है, 10% कहीं भी नहीं कहा गया है, so this is wrong, so 1 and 2 only, A will be the right answer here. Now this question is homework for you. Which among the following committees has recommended the establishment of universal banks? Narasimhan Committee 1, 2, Dahotri Committee या Sodhani Committee? Let's see who answers this correct. Please do answer this question in the comment section. And if you have any other queries, आप हमेशा हमें call कर सकते हैं 8146207241 पर, या hello@edutab.co.in पर आप हमें mail भी कर सकते हैं. If you like the session, you can let us know in the comment section. Like, share, subscribe करना मत भूलना. All the best. Thank you.